हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जीआरएफ व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी समाजशास्त्र का लेक्चर नंबर 5, जिसमें बात करेंगे समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक इमाइल दुर्खिम के बारे में। तो आइए जानते हैं इमाइल दुर्खिम के बारे में। इमाइल दुर्खिम जिनके जीवन अवधि की अगर बात की जाएगी तो 1858 से लेकर 1917 तक रही, जो कि इमाइल दुर्खिम एक फ्रेंच सामाजिक विचारक थे तथा इमाइल दुर्खिम को अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता है। ये ऐसा इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनकी जो सामाजिक विचारधारा थी वो अगस्त काम्टे से बहुत कुछ मिलती जुलती थी तथा ये भी इनका जो प्रत्यक्षवादी सिद्धांत था वो भी अगस्त काम्टे के से मिलता जुलता था तथा ये काम्टे के भांति ही धार्मिक व तात्विक विचारधारा से दूर रहते थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जागृत रखने के प्रति सचेत रहते थे। इसलिए इन्हें अगस्त काम्टे के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। वहीं इमाइल दुर्खिम को आधुनिक समाजशास्त्री का पिता कहा जाता है। तो अगर बात की जाएगी आधुनिक समाजशास्त्री का पिता किसे कहा जाता है तो वो इमाइल दुर्खिम को कहा जाता है। वहीं दुर्खिम को पहला अकादमिक समाजशास्त्री भी माना जाता है। तो इन सब पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि इसमें से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए इनके बारे में कुछ और भी जानते हैं। जैसे कि इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में कई सिद्धांत देकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें इनका सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, समाजशास्त्रीय पद्धति, सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, सामाजिक एकता, सामाजिक श्रम विभाजन, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत, विसंगति की अवधारणा या ज्ञान का समाजशास्त्र। इसका भी हम व्याख्या से विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि इन्होंने इन क्षेत्र में सिद्धांतों को अपने दिया है, जो समाजशास्त्रीय क्षेत्र में काफ़ी इन्होंने योगदान दिया है। आइए अब बढ़ते हैं इनके प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो जो कि इमाइल दुर्खिम का जन्म था वो 1958 में फ्रांस के एपिनल शहर में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने पेरिस में कुछ दिनों तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात ये जर्मनी गए। उसके बाद इन्होंने वहीं पर अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानवशास्त्र का व्यापक अध्ययन किया। इसके बाद ये अंत में बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हुए। ठीक है, तथा उस समय ये इसी विश्वविद्यालय में जो है मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एस्पिनोज एक प्रोफेसर थे, उनके संपर्क में आए। और इन जो अल्फ्रेड एस्पिनोज प्रोफेसर थे, इनका एक सिद्धांत था सामूहिक मस्तिष्क संबंधी विचार, जो कि इन्हों बहुत प्रभावित हुआ और इन्होंने भी इससे मिलता जुलता अपना एक सिद्धांत दिया, सामूहिक मस्तिष्क का सिद्धांत। ठीक है, तथा दुर्खिम ने एस्पिनोज सिद्धांत की भी विस्तृत व्याख्या की है तथा परिष्कृत करने का उसको प्रयत्न किया है ताकि उसे एक बोधगम्य स्वरूप प्राप्त हो सके। ठीक है, उसके बाद ये पेरिस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र तथा शिक्षा के प्रोफेसर नियुक्त हुए और इन्होंने इसी विश्वविद्यालय से 1892 में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। मतलब इन्होंने इसी विश्वविद्यालय से पीएचडी किया था और जो इनका थीसिस का विषय था वो था द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ये इनका थीसिस था। अब बात करते हैं इन पे जो किस किस का प्रभाव पड़ा। तो इमाइल दुर्खिम पर सर्वाधिक प्रभाव जो था सेंट साइमन, अगस्त काम्टे, ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का रहा। इसमें से प्रभावित होकर इन्होंने 1893 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द डिवीज़न ऑफ लेबर, जो कि इनकी थीसिस का भी विषय था। ठीक है, इसी पुस्तक में इन्होंने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया। अब बात करते हैं इमाइल दुर्खिम का समाजशास्त्र में जो इन्होंने योगदान दिया गया है। तो सबसे पहले इनकी बात करेंगे सामाजिक तथ्य की अवधारणा। तो समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य पहले जानते हैं कि क्या होता है। तो सामाजिक तथ्य उन मूल्यों, सांस्कृतिक मानकों तथा सामाजिक संरचनाओं को कहते हैं जो व्यक्ति को परिवर्तित करती हैं तथा उनके ऊपर सामाजिक बंधन जो होते हैं वो अध्यय आरोपित करते हैं, वो सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट कहे जाते हैं। वहीं दुर्खिम द्वारा प्रतिपादित सामाजिक तथ्य की अवधारणा उनकी पुस्तक रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। तो अगर बात करी जाए कि दुर्खिम का सामाजिक तथ्य की अवधारणा किस पुस्तक में दी गई है, किस पुस्तक में, तो रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में।
ठीक है। और इनका मत था कि जितनी भी सामाजिक क्रियाएं हैं उसका विश्लेषण सामाजिक संदर्भ के अधीन ही किया जाना चाहिए, अर्थात सामाजिक क्रियाओं को समझने का आधार समाज है। इसलिए व्यक्ति या मनोविज्ञान को आधार मानकर जो समाजशास्त्री अध्ययन किए जाते हैं वे सदा ही अवैज्ञानिक माने जाते हैं। तो इनका मानना था कि मनोविज्ञान या व्यक्ति को मान करके जो भी समाजशास्त्री अध्ययन किए जाएंगे वो सदा ही अवैज्ञानिक माने जाएंगे। और इन्होंने परिभाषा दी कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन ही जो होता है वो समाजशास्त्र होता है। उनका कहना था कि जिस प्रकार सभी विषय अपने अपने अध्ययन विषय का चयन करते हैं उसी प्रकार समाजशास्त्रियों को भी सामाजिक तथ्य का अध्ययन विशेष रूप में करना चाहिए। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य का विश्लेषण विस्तार से किया है। सामाजिक तथ्य को एक ऐसा तथ्य माना है जो कि वस्तुनिष्ठ होता है, जिसका निरीक्षण हम सभी वस्तुओं के रूप में कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक तथ्य को इन्होंने वस्तु, एक चीज, एक भौतिक पदार्थ के रूप में देखा है। और जिस प्रकार एक भौतिक पदार्थ का अध्ययन भौतिकी में किया जाता है उसी प्रकार का अध्ययन समाजशास्त्र सामाजिक तथ्य का अध्ययन करते हैं। दुर्खिम के द्वारा सामाजिक तथ्यों का जो विश्लेषण किया गया है उसके आधार पर सोशल फैक्ट की निम्न विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है। तो जो इनका ये सामाजिक तथ्य का जो सिद्धांत था इसमें जो बात की गई है इसका अगर बात की जाए तो सामाजिक संबंध तथा इन्हें नियंत्रित करने वाली प्रथाओं, परंपराओं, कानूनों, धार्मिक विश्वास, व्यावसायिक मान्यताओं की व्याख्या जो होती है वही हमारा सामाजिक तथ्य है। यह सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं और जिन्हें हम बाहरी तौर पर देख सकते हैं। या तो ये अर्थ लगा सकते हैं सामाजिक तथ्य का, या फिर मान सकते हैं कि सामाजिक तथ्य जो होती है एक ऐसी वस्तु है जो केवल अनुभव के द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सामाजिक तथ्य ये चीज़ें जिन्हें हम देख सके और समझ सके वो हमारी सामाजिक तथ्य कहे जाएंगे। वहीं अगर हम विशेषताओं के आधार पर देखें सामाजिक तथ्य का तो विशेषताओं को 4 रूपों में देख सकते हैं। एक बाह्यपन के आधार पे, एक आंतरिक रूप के आधार पे, एक सार्वभौमिक या एक वस्तुनिष्ठ के आधार पे सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य को हम समझ सकते हैं। तो जो बाह्यपन है, दुर्खिम ने सोशल फैक्ट या सामाजिक तथ्य में सामाजिक तत्व की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहता है, मनुष्य के बाहर रहते हुए भी यह उनके विचारों को प्रभावित करता है। चूँकि सामाजिक तथ्य मनुष्य के बाहर रहता है इसलिए इसे समझना आसान हो जाता है। और दूसरा इन्होंने बताया आंतरिक। यद्यपि सामाजिक तथ्य जो है मनुष्य के बाहर रहता है परंतु यह व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसके प्रभाव और महत्व को सभी के अंदर महसूस कर सकते हैं। अगर उदाहरण स्वरूप बात की जाए तो समाज की जो अनुमोदन है उसका मनुष्य के ऊपर व्यवहार को नियंत्रित करने में एक प्रकार का दबाव होता है, तो जिसके कारण व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करता है। तो ये आंतरिक रूप से प्रभावित कर रहा है। तो सामाजिक तथ्य जो है एक आंतरिक रूप में भी इसे समझ सकते हैं। तीसरा इन्होंने बताया सार्वभौमिकता। तो सामाजिक तथ्य का स्वरूप सार्वभौमिक भी होता है, अर्थात ये सभी व्यक्ति के चेतन अवस्था को समान रूप से प्रभावित करता है। इस रूप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्य समाज के सभी व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, इसीलिए यह मनुष्य के सामूहिक जीवन में समान रूप से अपना प्रभाव बनाकर रहता है। उदाहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि जब हम धर्म की बातें करते हैं तब यह स्वीकार करते हैं कि धार्मिक विश्वास या उसके अनुरूप उपासना करना सभी व्यक्ति के लिए सामूहिक जीवन का एक अंग है। तो यहाँ सार्वभौमिकता की बात की गई है। ठीक है, तो ये जो सोशल फैक्ट होता है हमारा तो सार्वभौमिक भी होता है, बाह्यवन मतलब आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। ठीक है, अर्थात जो ये सार्वभौमिकता के आधार पर की गई यह कहा जा सकता है कि तथ्यों को 2 स्वरूप होते हैं। एक स्वरूप वह होता है जो व्यक्ति तक ही सीमित रहता है और दूसरा स्वरूप उसका सामाजिक स्वरूप होता है जो उसके कार्यों को करने की पद्धति, सोचने की पद्धति को व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है। इसके साथ ही तथ्य का दूसरा सामाजिक स्वरूप भी होता है जिसके कारण व्यक्ति के बजाय पूरा समाज उससे प्रभावित होता है। जैसे अगर कुछ चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति को ही प्रभावित करेंगी, ठीक है, जैसे अलग अलग प्रथाएं और या रूढ़ियाँ जो होती हैं वो कई लोगों में अलग अलग होती है। जैसे आदिम समाज में अलग होती थी, फिर धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हुआ, फिर अब कुछ कम हो गई हैं प्रथाएं या रूढ़ियाँ। लेकिन अगर जहाँ बात की जाएगी धार्मिकता की, धर्म की, तो वहाँ आज भी है कि धर्म को माना जाता है कि यहाँ धार्मिक जीवन में ये अनुष्ठान किए जाते हैं तो उन्हें निभाए जाते हैं। ठीक है,
तो जैसे पूजा करना और ये सब चीज़ें, तो ये सार्वभौमिक रूप से माना जाता है। वहीं इन्होंने जो चौथा बताया विशेषता सामाजिक तथ्य को समझने की, तो वस्तुनिष्ठता बताई। जब सामाजिक तथ्य को वस्तुनिष्ठ कहा जाता है तो इससे अभिप्राय यह होता है कि कैसे इस तथ्य का अध्ययन बिना किसी पूर्वाग्रह के कर सके। मतलब वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कोई भी हमारा अनुभव या पूर्व में जो भी अनुभव हुए हैं वो इसमें ना आए, ठीक है। और आत्महत्या के अध्ययन में उन्होंने यह पाया कि आत्महत्या के बारे में पहले से ही कुछ मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किए गए थे। उनकी यह मान्यता थी कि आत्महत्या का विश्लेषण ना तो जैव के आधार पर किया जाना चाहिए और ना ही मनोवैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने इन दोनों सिद्धांतों का खंडन करते हुए बताया कि आत्महत्या की वारदातों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने पूर्व निर्धारित सोच की आलोचना करते हुए आत्महत्या की एक नई सोच के तहत समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि जब व्यक्ति समाज के साथ अपने आप को अलग महसूस करने लगता है तब आत्महत्या करने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं इन्होंने बताया कि धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति में आत्महत्या करने की संभावना अपेक्षाकृत कम होती है। इसी प्रकार उनका मानना था कि विवाहित व्यक्ति के बजाय अविवाहित व्यक्ति आत्महत्या करने की प्रवृत्तियां ज़्यादा पाई जाती हैं। इस प्रकार इन्होंने दुर्खिम ने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य मान करके सामाजिक संदर्भ में विश्लेषण करने पर ज़्यादा महत्व दिया है। तो इन्होंने जो सामाजिक तथ्य का व्याख्या या विश्लेषण किया उसमें इन्होंने ये 4 चीज़ें जो कि बाह्यता, आंतरिक, सार्वभौमिक या फिर आपका वस्तुनिष्ठता, इस आधार पर इन्होंने समझाने की का प्रयत्न किया है। अब वहीं पे बात की जाए अगर दुर्खिम का समाजशास्त्रीय पद्धति, जिसे समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, और इसी के कारण इन्हें अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी के रूप में माना जाता है। तो पहले हम जानते हैं कि प्रत्यक्षवाद क्या होता है। तो ये प्रत्यक्षवाद जो होता है एक ऐसा सिद्धांत होता है जो परम सत्य की खोज का परित्याग कर एक ऐसी घटनाओं के नियमों की खोज में विश्वास करता है जिन्हें देखा परखा जाना संभव होता है तथा उपयोगी भी होता है। यह अगर संक्षेप में बात करें तो प्राकृतिक विज्ञानों की तर्ज पर समाजशास्त्र को ढालने का प्रयास ही प्रत्यक्षवाद होता है, ठीक है। और दुर्खिम का समाजशास्त्र को एक यथार्थ, प्रत्यक्ष तथा वास्तविक विज्ञान की कोटि में लाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने समाजशास्त्र में प्रयुक्त हो रही गलत पद्धति की ओर ध्यान दिलाया और समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद की वास्तविक प्रकृति को स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने यह भी विस्तार से बतलाया है कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किस रूप में करना चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन या निरीक्षण करने के लिए कुछ विशेष नियमों का भी प्रतिपादन किया। समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद के नियम, तो पहला इन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु माना जाए। तो इसमें इन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्यों का अध्ययन भौतिक वस्तुओं की तरह से ही करना चाहिए, अर्थात सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान समझकर ही उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इनका मानना था कि सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं के रूप में मानने में दुर्खिम का तात्पर्य केवल इतना था कि उनको एक विचार या अवधारणा न मानकर एक ऐसी चीज़ या वस्तु के रूप में देखा जाए जिसका कि अस्तित्व मनुष्य पर बिल्कुल ही निर्भर रही है और जो बाहरी तौर पे देखी जा सके, साथ ही जिसको केवल अनुभव के आधार पे भी जाना जा सके। वो इन्होंने बताया कि सामाजिक तथ्य को केवल विचार या अवधारणा न मान करके वस्तु माना जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि सभी पूर्व अवधारणाओं का उन्मूलन करना चाहिए, मतलब मस्तिष्क में विद्यमान सभी पूर्व अवधारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि तथ्यों को वस्तुनिष्ठ अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक होता है। तो दुर्खिम के अनुसार सामाजिक तथ्यों का वस्तु के समान निरीक्षण करने के समय एक वैज्ञानिक को अपने मस्तिष्क में जो पहले की पूर्ण धारणाएं हैं उनका परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि यही वस्तुनिष्ठ अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज़ इसमें बात की है। वहीं अगर हम इसके उदाहरण के रूप में समझें तो कह सकते हैं कि हम अंतर्जातीय विवाह को पसंद नहीं करते, परंतु यदि हमें इस विषय का अध्ययन करना है तो उससे संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने और उनका विश्लेषण या निरूपण करते समय हमें अपनी नापसंद या पसंद को नहीं बीच में लाना चाहिए और इसको अध्ययन क्षेत्र से बाहर रखना चाहिए, तथा इसके अध्ययन का जो भी निष्कर्ष है उसके हमें एकदम तथ्यस्थ होकर उसका आंसर या उसका जो भी निष्कर्ष निकलता है उसे देना चाहिए, ना कि अपनी पसंद या नापसंद को सामने रखना चाहिए। वहीं तीसरा इन्होंने बात किया कुछ सामान्य बाह्यता,
विशेषताओं द्वारा पूर्व परिभाषित घटनाओं का समूह। तो इसमें दुर्खिम का कहना है कि इस नियम के अंतर्गत एक समाजशास्त्री को यह प्रयत्न करना चाहिए कि वह उन वस्तुओं या तथ्यों की परिभाषा करे जिनका कि उसे अध्ययन करना है या जो उसके अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो उन्हीं को वो परिभाषित करे और उन्हें मतलब अगर और स्पष्ट शब्दों में अगर समझे तो प्रत्येक वैज्ञानिक को किसी भी अध्ययन क्षेत्र में आगे बढ़ने से पहले ये अवश्य है कि वह उन घटनाओं से संबंधित तथ्यों की जिसकी वह अध्ययन कर रहा है उसकी बाह्य विशेषताओं के आधार पर उसकी परिभाषा को स्पष्ट कर दे। तो ये चीज़ इसमें बात की गई इस नियम में। वहीं चौथा इन्होंने दिया नियम सामाजिक तथ्यों की व्यक्तित्व अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता का अनुसंधान। ठीक है, तो इसमें इन्होंने स्पष्ट किया कि सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के संबंध में विशेष रूप से इस बात पर बल देना चाहिए कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन की समस्त प्रकार की भावनाओं पूर्व धारणाओं आदि से हमें बचना है और व्यक्तित्व समीकरण को अध्ययन क्षेत्र से बाहर रखना चाहिए। विषय वस्तु को पहले से ही सावधानी से परिभाषित कर लेना चाहिए और स्वाभाविक आंकड़े जिस रूप में हैं या जैसे हैं उसे उसी रूप में या वैसे ही उन्हें ग्रहण करना चाहिए, ना कि कैसा होना चाहिए इस रूप में। ठीक है, तो इसमें बताया है इन्होंने कि हमें जो होता है दुर्खिम ने विश्वास किया वैज्ञानिक अध्ययन के क्षेत्र में व्यक्तिगत पक्षपात उद्देश्य उचित अनुचित का मान अध्ययन वस्तु अध्ययन के उद्देश्य के संबंध में अस्पष्ट धारणा नैतिक आदर्श आदि का रहना खतरे से खाली नहीं होता है। मतलब यह हमारी वस्तुनिष्ठता या वैज्ञानिकता को या हमारे अध्ययन पे प्रभाव डालता है, तो इन सब चीज़ों को बाहर रखना चाहिए। ये था प्रत्यक्षवाद का नियम। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए लेक्चर्स समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।